हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम टाइम में। दोस्तों, हम यहाँ पर मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के अंतर्गत आज जो देखेंगे वो है मध्य प्रदेश के संभाग। और संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं, कौन से संभाग में कितने जिले आते हैं, किस में सर्वाधिक आते हैं, किस में सबसे कम आते हैं। साथ में यहाँ पर कुछ हमने ट्रिक का भी प्रयोग करा है और इम्पोर्टेंट उससे संबंधित यानी संभागों से संबंधित तथ्य भी हमने यहाँ पर लिखे हैं, तो वो भी यहाँ पर हम देख लेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए ट्रिक भी हमने यूज़ की है और उसके बाद में मैप भी हमने यूज़ किया है। तो जिसे ट्रिक से याद रहता है तो वो ट्रिक से याद कर सकते हैं, और जिसे मैप से याद रहता है वो मैप से यहाँ पर याद कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर इस प्रकार से मैंने बना के रखे हैं। तो यहाँ पर पूरे संभाग हम समझ लेंगे और उसके बाद में यहाँ पर पूरे 10 संभाग हमारे हो जाएंगे। और कौन कौन से संभाग कब कब गठित हुए हैं तो ये हमने पिछले वीडियो में देख चुके हैं। और यहाँ पर सिर्फ हम संभाग और जिले समझेंगे और साथ में यहाँ पर इंपॉर्टेंट मैंने उनके फैक्ट लिखे हैं, तो वो भी हम यहाँ पर देख लेंगे। तो दोस्तों, अब आ जाते हैं हम यहाँ पर हमारा जो सबसे पहला संभाग है। अब आपको यहाँ पर सबसे पहले दो संभाग ये अच्छे से यहाँ पर ध्यान रखना है, एक तो जबलपुर और एक इंदौर, क्योंकि इन दोनों में सर्वाधिक जिले हैं, 8-8 जिले हैं दोनों में। तो ये आपको अच्छे से कंफर्म कर लेना है। यानी आपसे क्वेश्चन यदि पूछा जाए कि मध्य प्रदेश के कौन से संभाग में सर्वाधिक जिले आते हैं, तो वो दो संभाग है, जबलपुर और इंदौर। अब मैंने यहाँ पर कुछ ट्रिक लिखी है। तो ये डिंडोरी बांसी मंछी का जनक है ना। तो ये ट्रिक बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिखा है और इससे आपको यहाँ पर ध्यान हो जाएगा। मैं यहाँ पर जिले बोल देता हूँ और ये ट्रिक का आप एक बार यहाँ पर मिलान कर लोगे। डिंडोरी, बालाघाट, सिवनी, मंडला, छिंदवाड़ा, जबलपुर, नरसिंहपुर और कटनी। तो ये हो जाते हैं हमारे 8 जिले और आप इस ट्रिक से भी यहाँ पर मिलान कर सकते हो। अब दोस्तों, अब आ जाते हैं हम मैप पर। देखिए मैप में कौन कौन से यहाँ पर जिले इसमें आएंगे वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो दोस्तों, हम यहाँ पर सबसे पहले कहाँ चलेंगे, सबसे पहले यहाँ पर नीचे से हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। तो मैं आपको पूरी लोकेशन भी बताऊँगा कि जो जबलपुर संभाग है। तो देखिए सबसे पहला हमारा आ गया बालाघाट, उसके बाद में मंडला, और फिर क्या आ गया दोस्तों, डिंडोरी, और ये इधर आ गया सिवनी। उसके बाद में यहाँ पर छिंदवाड़ा भी जबलपुर संभाग के अंतर्गत आता है, और एक स्वयं जबलपुर भी, और नरसिंहपुर भी, और कटनी भी। तो इतने आपको यहाँ पर ज़िले कंफर्म हो गए हैं। तो ये पूरे हमारे 8 ज़िले हो जाते हैं। देखिए जैसे कटनी 1, जबलपुर 2, नरसिंहपुर 3, छिंदवाड़ा 4, सिवनी 5, बालाघाट 6, मंडला 7 और डिंडोरी 8। यानी कि ये जो पूरी इतनी जो लोकेशन आपको ये दिख रही है, तो ये उमरिया इधर छोड़ के ये डिंडोरी, ठीक है। तो ये यहाँ पर ये पूरा कौन सा संभाग आ गया, हमारा जबलपुर संभाग आ गया। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पर क्लियर हो जाने चाहिए। आपको यहाँ पर मैप से भी हमने यहाँ पर बता दिया है। उसके बाद में दोस्तों दूसरा जो हमारा संभाग है, दूसरा संभाग हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो दूसरा संभाग है हमारा इंदौर। तो इंदौर के अंतर्गत भी 8 जिले हैं। इसकी जो ट्रिक हमने लिखी है वो है इंदौर की बबूधा की आँख में झांक, ठीक है। इंदौर के बबूधा की आँख में झांक। तो इस ट्रिक को आप बार बार बोलोगे तो आपको यहाँ पर याद हो जाएगा। तो देखिए इंदौर, अब ये यहाँ पर जो के है, कुछ वर्ड यहाँ पर साइलेंट है तो उन्हें नहीं देखना है, और यहाँ पर सिर्फ याद रखने के लिए है। बाकी अगर ट्रिक से, क्योंकि हम तो ज़्यादा ट्रिक से नहीं रखते हैं, बाकी अगर किसी को प्रॉब्लम आती है तो वो ट्रिक से याद रख सकते हैं। उसके बाद है इंदौर, बड़वानी, बुरहानपुर, धार, अलीराजपुर, खरगोन, झाबुआ और खंडवा। तो दोस्तों ये आपको अच्छे से यहाँ पर क्लियर कर लेना है। अब आ जाते हैं मैप पर। देखिए मैप में भी आपको मैं बता देता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर हम मैप की बात करते हैं तो सबसे पहले तो हम इंदौर से स्टार्ट करेंगे। अब इंदौर के बाद सबसे नीचे आ जाते हैं यहाँ पर बड़वानी, बुरहानपुर, खंडवा। देखिए ये खरगोन, ये खंडवा, ये हो गया दोस्तों। अब इसके बाद में यहाँ पर आ गया हमारा ये धार, अलीराजपुर और ये झाबुआ, ठीक है। तो ये इतने ज़िले आपने यहाँ पर देख लिए हैं। एक बार हम और देख लेते हैं, पूरे गिन लेते हैं। देखिए हमारा इंदौर 1 हो गया, उसके बाद में बड़वानी 2, बुरहानपुर 3, धार 4, अलीराजपुर 5, खरगोन 6, खंडवा 7 और उसके बाद में यहाँ पर झाबुआ 8, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपको कंफर्म कर लेना है। ये हमारे पूरे 8 ज़िले यहाँ पर हो जाते हैं। ये पूरा इसका यहाँ पर इतना बड़ा ये चार्ट हो गया है, ठीक है दोस्तों। तो ये हमने यहाँ पर अभी आपको इंदौर संभाग बता दिया है। तो ये इंदौर संभाग है। अब उसके बाद में हम यहाँ पर आ जाते हैं। देखिए अब उज्जैन में हम आ जाते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे उज्जैन में कितने ज़िले आते हैं दोस्तों, 7 ज़िले आते हैं। और इसकी जो ट्रिक है वो है उज्जैन देर शाम आ नीमच। यानी कि उज्जैन देर शाम को आना नीमच, इस प्रकार से भी कर सकते हो, या फिर उज्जैन देर शाम आ नीमच। तो इसके अंतर्गत क्या कौन कौन से जिले, उज्जैन, देवास, रतलाम, शाजापुर, मंदसौर, आगर मालवा और नीमच। यानी जितने भी पूरे पश्चिम के जिले हैं तो वो इसके अंतर्गत यहाँ पर फिर आ जाते हैं। देवास ये दोस्तों उज्जैन संभाग में। तो उज्जैन संभाग भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो पूरा ऊपर ऊपर का जो एरिया है
तो ये पूरा उज्जैन संभाग है दोस्तों। यहाँ पर इधर से आगर मालवा, ठीक है, आगर मालवा, और इसमें आप देखोगे तो यहाँ पर शाजापुर भी इसमें ही शामिल है। तो ये ठीक है, तो ये हमारा ये पूरा कौन सा हो गया दोस्तों, ये हो गया यहाँ पर उज्जैन संभाग। उज्जैन संभाग में देखिए नीमच 1, मंदसौर 2, रतलाम 3, आगर मालवा 4, उज्जैन 5, शाजापुर 6 और स्वयं देवास 8। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपको कंफर्म कर लेना है ये कौन सा है, उज्जैन संभाग है। तो इसके अंतर्गत यहाँ पर देखिए ये इधर ये पूरा नीचे नीचे वाला जो एरिया है ये इंदौर संभाग है, ये उज्जैन संभाग हमारा यहाँ पर हो गया है कंफर्म। अब दोस्तों हम और देख लेते हैं जल्दी से। देखिए उज्जैन संभाग हो गया है। अब आ जाते हैं हम सागर संभाग। अब देखिए सागर संभाग में अभी नया जिला बना है निवाड़ी, तो वो भी इसमें ही है। सागर संभाग में कितने 6 जिले आते हैं। इसकी ट्रिक हमने लिखी है सागर का पद छटिनी। ठीक है, सागर का पद छटिनी यानी सागर, पन्ना, दमोह, छतरपुर, टिकमगढ़ और निवाड़ी। तो ये आपको कंफर्म कर लेना है। अब देखिए हम इसे मैप में देख लेते हैं। देखिए अब आ जाते हैं हम सागर संभाग पर। तो सागर संभाग में आप यहाँ पर देखोगे सागर, टिकमगढ़, निवाड़ी। देखिए सागर 1, टिकमगढ़ 2, निवाड़ी 3, उसके बाद में छतरपुर 4, छतरपुर 4 के बाद ये हो गया हमारे यहाँ पर पन्ना 5। ठीक है, पन्ना 5 हो गया। और एक हमारा कौन सा रह गया है, देखिए सागर 1, टिकमगढ़ 2 और निवाड़ी 3, छतरपुर 4 और उसके बाद में पन्ना, हाँ, एक दमोह। ठीक है दोस्तों, ये यहाँ पर हमारा सागर संभाग है, यहाँ पर दमोह। ठीक है, तो ये इतना हमारा यहाँ पर सागर संभाग के अंतर्गत आता है। तो आपको ये कंफर्म कर लेना है। अब सागर संभाग के बाद हम फिर नेक्स्ट वाला संभाग देखते हैं कौन सा है, ग्वालियर संभाग। देखिए ग्वालियर संभाग में जो है, जो मुख्यालय है वो ग्वालियर लगेगा। तो इसके लिए मैंने ट्रिक लिखी है ग्वालियर के शिव, अशोक, गुना, दतिया गए। यानी कि देखिए ये किसी व्यक्ति के नाम आप समझ सकते हो, शिव, अशोक और गुना। तो ये कहाँ गए हैं दोस्तों, दतिया गए हैं। ग्वालियर के शिव, अशोक, गुना कहाँ गए हैं, दतिया गए हैं। तो ग्वालियर, शिवपुरी, अशोकनगर, गुना और दतिया। तो ये आपको यहाँ पर कंफर्म हो गया है। अब हम इसे मैप में देख लेते हैं। देखिए अब यहाँ पर ग्वालियर संभाग हम देख लेते हैं। तो ग्वालियर संभाग के अंतर्गत आप ये देखोगे, एक तो हो गया ग्वालियर, ठीक है, और ये अलग संभाग है दोस्तों, ये चंबल संभाग है जहाँ पर भिंड, मुरैना, श्योपुर है। अब ग्वालियर में देखोगे आप ग्वालियर, दतिया, दतिया 2, शिवपुरी हो गया 3 और अशोकनगर हो गया 4, गुना हो गया 5 और दतिया, ठीक है। तो यहाँ पर 5 ही आते हैं, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर और ये गुना। तो इतने यहाँ पर ये हो गया हमारा ग्वालियर संभाग। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट पर, और आप थोड़ा सा यहाँ पर वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हो। उसके बाद में यहाँ पर भोपाल संभाग के अंतर्गत देखेंगे। इसकी ट्रिक मैंने लिखी है भोपाल की राशि रावी है। ठीक है, तो इसका यहाँ इसमें आएंगे भोपाल, राजगढ़, सीहोर, रायसेन और विदिशा। तो ये हम यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए भोपाल के चारों आसपास जितने जिले हैं तो वो भोपाल संभाग में आएंगे। तो ये आपको यहाँ पर कंफर्म कर लेना है। अब देखिए जैसे कि भोपाल के अंतर्गत कौन सा आएगा, एक तो भोपाल आ गया, उसके बाद में दोस्तों दूसरा आ गया राजगढ़, तीसरा आ गया यहाँ पर सीहोर, चौथा आ गया रायसेन और 5वां आ गया दोस्तों यहाँ पर क्या, विदिशा। तो ये आपको इतना कंफर्म कर लेना है। तो ये 5 जिले यहाँ पर आ गए हैं। अब नेक्स्ट संभाग हम देख लेते हैं। देखिए हमारा भोपाल संभाग हो गया है। अब रीवा। अब देखिए ये जो छोटे छोटे संभाग हैं तो ये इन्हें हमें मैप में भी देखने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए रीवा के अंतर्गत कितने 4 जिले आते हैं। तो रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली। तो ये तो बिल्कुल बोलने में ही ऐसा आ रहा है, बिल्कुल एकदम फिलो टाइप में, रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली। तो इस टाइप से आपको वैसे ही यहाँ पर ध्यान रह जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर चंबल संभाग, अभी मैंने आपको बताया था जो ग्वालियर संभाग के ऊपर था। तो चंबल संभाग में 3 जिले आते हैं। इसका जो मुख्यालय है वो मुरैना लगता है। तो भिंड, मुरैना, श्योपुर, भिंड, मुरैना, श्योपुर, ये भी बिल्कुल एकदम फिलो में चल रहे हैं, भिंड, मुरैना, श्योपुर। और ये यहाँ पर ऊपर वाला जो रीवा संभाग था वो भी रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली। तो इस प्रकार से बोलोगे तो वैसे ही आपको ये ध्यान दे जाएंगे। अब दोस्तों हमारा जो नवा संभाग है वो है नर्मदापुरम। इसमें 3 जिले आते हैं। इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ लगता है, होशंगाबाद लगता है। अब इसके अंतर्गत 3 जिले कौन कौन से हैं वो हम यहाँ पर देख लेंगे, होशंगाबाद, हरदा और बैतूल। होशंगाबाद, हरदा और बैतूल, ठीक है, ये आपको यहाँ पर कंफर्म हो गया है। और जो यहाँ पर देखिए पहले जब इसे बनाने के यहाँ पर जब इसका नाम परिवर्तित किया गया था तो बैतूल को भी 2008 में ही इसमें जोड़ा गया था। तो अब इसके अंतर्गत नर्मदापुरम के अंतर्गत यहाँ पर 3 जिले आते हैं, होशंगाबाद, हरदा और बैतूल। उसके बाद में यहाँ पर शहडोल। तो शहडोल में भी 3 जिले आते हैं, शहडोल, उमरिया और अनूपपुर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपको सारे संभाग कंफर्म हो गए हैं। अब देखिए यहाँ पर अब हम बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की। अब देखिए आपने यहाँ पर 2 संभाग देखा होगा जो नदियों के नाम पर है, चंबल और नर्मदा। तो इनमें 3-3 जिले आते हैं। अब आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश में इससे कितने संभाग है जिनमें 3-3 जिले आते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने सब लिखे हैं, वो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि 2 संभाग के नाम नदियों के नाम पर है, एक तो चंबल संभाग और एक नर्मदा संभाग।
और दोस्तों 3 संभाग ऐसे हैं जिनमें 3-3 जिले आते हैं, 3-3 जिले आते हैं, वो 3 संभाग है दोस्तों। कौन-कौन से हैं? एक तो चंबल, एक नर्मदा और एक हो गया हमारा शहडोल। और सबसे बाद में बना वाला संभाग कौन सा है? शहडोल संभाग है। उसके बाद में सर्वाधिक जिले वाले 2 संभाग हैं, एक तो जबलपुर और एक इंदौर। तो दोस्तों इनमें कौन-कौन से कितने जिले हैं? 8-8 जिले हैं दोनों में, आपको अच्छे से कन्फर्म कर लेना है। उसके बाद में होशंगाबाद संभाग का नाम नर्मदापुरम कब किया गया था? तो दोस्तों ये 2008 में किया गया था और बैतूल को भी 2008 में ही शामिल किया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में सबसे बाद में बना संभाग कौन सा है? यानी कि सबसे बाद में बने वाला संभाग कौन सा है दोस्तों? वो संभाग है शहडोल संभाग और ये 14 जून 2008 को बनाया गया था। अब उसके बाद में यहाँ पर और बात कर लेते हैं कि कौन सा संभाग 11वां प्रस्तावित है? छिंदवाड़ा। तो कौन सा प्रस्तावित है? छिंदवाड़ा। अब देखिए यहाँ पर बात हो रही है 2008 की। 2008 में यहाँ पर 2 संभाग को प्रस्तावित किया गया था, एक तो यहाँ पर शहडोल संभाग को और एक छिंदवाड़ा संभाग को। बाकी जिसमें से सिर्फ शहडोल संभाग को बना दिया गया था और छिंदवाड़ा संभाग अभी तक प्रस्तावित ही है। अभी आपको कहीं-कहीं 11वां संभाग प्रस्तावित होने का रतलाम देखने को मिलेगा। बाकी जो राइट आंसर है वो दोस्तों ये है छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा अभी प्रस्तावित है। तो छिंदवाड़ा के अंतर्गत अब 3 जिले गठित किए जाएंगे और ये छिंदवाड़ा संभाग बनेगा, है ना। अब ये कब बनेगा ये तो पता नहीं, बाकी ये प्रस्तावित है। इसमें छिंदवाड़ा, सिवनी और बालाघाट यहाँ पर लिए जाएंगे और अभी ये तीनों जिले किसके अंतर्गत आते हैं? अभी ये जबलपुर संभाग के अंतर्गत यहाँ पर आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको यहाँ पर कन्फर्म हो गया है। और दोस्तों एक बात और मैं विशेष बताना चाहूँगा, जब हमारे मध्य प्रदेश का जब पुनर्गठन हुआ था सन 2000 में, तो मध्य प्रदेश में तब टोटल कितने 12 संभाग थे। तो छत्तीसगढ़ को 3 संभाग दे दिए गए थे, तो मध्य प्रदेश में उस टाइम कितने बचे थे दोस्तों? 9 संभाग बचे थे। ठीक है, और उसी के बाद में 11वां संभाग जो 10वां संभाग है वो शहडोल को यहाँ पर बनाया गया है। ये आपको अच्छे से यहाँ पर ध्यान रखना है कि राज्य पुनर्गठन के पहले मध्य प्रदेश में कितने संभाग थे? तो 12 संभाग थे। और राज्य पुनर्गठन के जस्ट बाद मध्य प्रदेश में कितने संभाग बचे थे? तो वहाँ पर 9 संभाग बचे थे। छत्तीसगढ़ को कितने दिए थे? तो 3 संभाग दिए थे। ठीक है दोस्तों, ये आपको पूरा कंफर्म हो गया है। तो संभाग के बारे में अभी यहाँ पर अब देखिए, हम यहाँ पर थोड़ा सा समझ लेते हैं कि जो संभाग होता है वो क्यों बनाया जाता है या फिर क्या है। तो यहाँ एक प्रशासनिक इकाई है जहाँ राज्य शासन के प्रतिनिधि के रूप में आयुक्त सबसे प्रमुख अधिकारी यहाँ पर होता है। तो यहाँ का जो सबसे प्रमुख अधिकारी होता है वो कौन होता है? आयुक्त होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमने ये मैप भी अच्छे से समझ लिया है। ये आपको मैंने बता दिया है कौन कौन से संभाग कहाँ कहाँ आते हैं, और इसे आप अच्छे से यहाँ पर देख लोगे तो आपको ये भी पता चल जाएगा। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा और बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? यहाँ पर मुरैना है। और सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? सिंगरौली है। और सबसे दक्षिणी जिला देखिए यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा बालाघाट। बाकी यहाँ पर जो सबसे दक्षिणी जो जिला है वो कौन सा है? बुरहानपुर है। ठीक है, और ये बुरहानपुर से यहाँ पर बैतूल से कौन सी नदी निकलती है? ताप्ती नदी। और एकमात्र शहर है मध्य प्रदेश का जो यहाँ पर ये बसा हुआ है, बुरहानपुर। ठीक है, और मुल्ताई भी ताप्ती नदी के किनारे ही बसा है। और इधर आप देखोगे सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? तो वो है अलीराजपुर। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर संभाग से संबंधित हम इम्पोर्टेंट यहाँ पर फैक्ट देख लेंगे। अब देखिए यहाँ पर संभाग से संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है? सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला संभाग कौन सा है? वो है दोस्तों जबलपुर। और न्यूनतम क्षेत्रफल वाला कौन सा है? वो है शहडोल। देखिए मैंने सर्वाधिक और न्यूनतम दोनों साथ में लिख दिए ताकि आसानी से हमें यहाँ पर याद हो जाए। अब सेकंड पॉइंट है कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग कौन सा है? तो दोस्तों वो कौन सा है? इंदौर है। और न्यूनतम जनसंख्या वाला कौन सा है? शहडोल है। देखिए अब न्यूनतम क्षेत्रफल में भी शहडोल है और न्यूनतम जनसंख्या में भी शहडोल है। तो ये आपको यहाँ पर कंफर्म हो गया होगा। अब आपको याद रखना है सर्वाधिक क्षेत्रफल में कौन सा है? तो दोस्तों वो है जबलपुर। अब देखिए इसे इस प्रकार से भी याद रख सकते हो कि सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो दोस्तों वो है छिंदवाड़ा। और छिंदवाड़ा अभी कौन से संभाग के अंतर्गत आता है? तो वो जबलपुर संभाग के अंतर्गत आता है। तो ये आपको ये अच्छे से यहाँ पर क्लियर हो गया है। और बाकी सबसे ज़्यादा जनसंख्या तो आप सभी को पता है इंदौर में है। तो दोस्तों सर्वाधिक जनसंख्या को सघन आबादी भी बोलते हैं, यानी जहां लोग पास पास रहते हैं तो उसे सघन आबादी बोलते हैं। और विरल आबादी या फिर जहां लोग दूर दूर रहते हैं, देखिए लोग दूर दूर रहेंगे तो न्यूनतम जनसंख्या होगी। ठीक है, तो ये भी या फिर सघन आबादी या फिर विरल आबादी भी पूछे तो यही होंगे, यानी विरल आबादी में शहडोल और सघन आबादी में इंदौर। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं लिंगानुपात। तो सर्वाधिक लिंगानुपात कौन से संभाग का है? तो दोस्तों वो है जबलपुर संभाग का। और न्यूनतम लिंगानुपात कौन से का है? चंबल संभाग का। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पर कम लिंगानुपात चंबल संभाग का है, ये आपको पता होगा। अब दोस्तों यहाँ पर हम चौथा पॉइंट डिस्कस करते हैं
कि सर्वाधिक जन घनत्व वाला संभाग। यानी अब यहाँ पर भी वही बात आ जाती है कि जहाँ यानी कि 1 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत कितने व्यक्ति यहाँ पर रहते हैं या कितने निवास करते हैं, तो वही यहाँ पर होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये है यहाँ पर कितना दोस्तों यहाँ पर भोपाल संभाग है। और न्यूनतम जन घनत्व में कौन सा संभाग है, वो है नर्मदापुरम। अब दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट फैक्ट है कि सर्वाधिक साक्षरता वाला संभाग कौन सा है, तो वो है जबलपुर संभाग, यानी सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे। और देखिए जबलपुर जिला भी सबसे ज़्यादा साक्षर है। अब दोस्तों यहाँ पर न्यूनतम साक्षरता वाला यहाँ पर इंदौर। आप सोचोगे इंदौर कैसे, क्योंकि इंदौर के जो वहाँ पे हैं वहाँ तो ज़्यादा साक्षर यानी दूसरे नंबर पर आता है जिला। तो दोस्तों इंदौर जिले की स्पेशली यहाँ पर बात नहीं हो रही, ये पूरे इंदौर संभाग की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर कौन कौन से जिले इसके अंतर्गत आते हैं, बड़वानी, बुरहानपुर, धार, खरगोन, झाबुआ। तो झाबुआ में आपको पता है कि बहुत सारी जनजातियाँ भी निवास करती है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर ये सबसे न्यूनतम साक्षरता वाला जिला है। अब दोस्तों यहाँ पर सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाला संभाग कौन सा है, वो है यहाँ पर इंदौर। और न्यूनतम 10 की वृद्धि वाला कौन सा है, नर्मदापुरम। 10 की वृद्धि ये होती है यानी कि 2011 में जनगणना हुई थी, उससे पहले कब हुई थी, 2001 में जनगणना हुई थी। यानी कि कौन से शहर या फिर कौन से संभाग ने सबसे ज़्यादा वृद्धि करी है और कौन से संभाग ने कम वृद्धि करी है। अब दोस्तों यहाँ पर सर्वाधिक देखा जाए तो सर्वाधिक कौन से, इंदौर संभाग ने 26.3% की वृद्धि करी है, यानी यहाँ पर इतने व्यक्ति बढ़ गए हैं। और दोस्तों नर्मदापुरम में यहाँ पर नर्मदापुरम जो संभाग है उसने 10 सालों में 14.6% की ही वृद्धि करी है। और कुल मध्य प्रदेश की 10 की वृद्धि देखा जाए तो वो 21.5% है। ठीक है दोस्तों, तो ये यहाँ पर हमारे संभाग से रिलेटेड पूरा कंप्लीट हो गया है। अब दोस्तों मैं आपको यहाँ पर एक विशेष बात बताना चाहता हूँ कि अब हम यहाँ पर कल से क्या करेंगे, मध्य प्रदेश का इतिहास स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम प्रागैतिहासिक काल, प्राचीन काल, मध्यकालीन, आधुनिक, स्वतंत्रता, यानी कि पूरा हम यहाँ पर समझेंगे। प्रमुख राजवंश भी समझेंगे। पूरे हैंड रिटन नोट्स से मैं आपको यहाँ पर बना के बताऊंगा और समझाऊंगा। और उसके बाद में एक विशेष बात और है, जैसे कि हमने यहाँ पर क्या किया है, एमपी जीके के पूरे टॉपिक वाइज हमने यहाँ पर जो भी एमपीपीएससी में पूछे गए हैं 1990 से लेकर 2019 तक के अभी तक एमपीपीएससी में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे वो एमपीपीएससी हो चाहे स्टेट फॉरेस्ट सर्विस हो, तो उनमें प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे के हम यहाँ पर एक वो तैयार कर रहे हैं पीडीएफ। और उसमें हमने क्या करा है, सबसे पहले तो हमने जैसे कि सामान्य एमपी का सामान्य परिचय, तो सामान्य परिचय से जो जो भी क्वेश्चन लिए हैं तो उनके हमने जितने भी 20-25 क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक 1990 से 2019 में, तो वो वहाँ पर हमने लिखे हैं। और उसके बाद में फिर संभावित प्रश्न लिखे हैं, तो संभावित प्रश्न भी हमने कम से कम 100 150 यहाँ पर ऐड किए हैं। तो दोस्तों ये पीडीएफ ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते में यहाँ पर तैयार हो जाएगी। तो ये पीडीएफ आप किस प्रकार से ले सकते हो वो हम आपको यहाँ पर बता देंगे। और साथ में दोस्तों हमने अभी आयोग की हमारी जो पीडीएफ है वो भी तैयार हो चुकी है। हमने क्या करें हैं, पूरे टॉपिक वाइज जितने भी आयोग हैं उनसे जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, कम से कम आपको 1500 ऑब्जेक्टिव, आयोग से संबंधित 1500 ऑब्जेक्टिव यहाँ पर मिल जाएंगे। और दोस्तों यही 1000 से 1500 आपको स्पोर्ट के ऑब्जेक्टिव मिल जाएंगे, वो भी हमारे तैयार हो रहे हैं। यानी 1 हफ्ते बाद ये सारी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। और वो किस प्रकार से आप ले सकते हो वो भी हम आपको बता देंगे, और वो भी आपको 2 से 3 दिन में बता देंगे। तो इस प्रकार से हमारी अभी कौन कौन सी एमपीजी के आयोग और उसके साथ में यहाँ पर स्पोर्ट, तो ये हमारी यहाँ पर बन रही है। और आगे हम एमपीपीएससी के सिलेबस के अनुसार यहाँ पर पूरे टॉपिक वाइज यहाँ पर पूरे ऑब्जेक्टिव बनवा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो आपको देना था। और दोस्तों ये सीरीज आपको कैसी लग रही है ये आप बता सकते हो। और देखिए जो सीरीज हमारी चल रही है वो चलते ही रहेगी, हम इसे बंद नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों, और बाकी हमारा अभी क्या है, पीडीएफ टाइप करने में भी थोड़ा सा समय लग रहा है, इसलिए यहाँ पर वीडियो थोड़े लेट आ रहे हैं। बाकी ये हम आपको जो भी सीरीज हमने चालू करवाई है उसे यहाँ पर कंप्लीट जरूर करवाएंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो कि आपको ये प्रयास कैसा लग रहा है।